जन्म कुंडली के एक नए कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। 14 जनवरी 1979 सुबह 4:29 सीकर का जन्म है इनका। व्यवसाय से जुड़ा हुआ कुछ सवाल है और कर्ज वगैरह से जुड़ा हुआ और कुछ मंत्र आदि के बारे में भी सवाल है। इन सारी चीजों का विश्लेषण इस कुंडली में करेंगे। 8 नंबर की गिनती कुंडली के पहले भाव में है, यानी वृश्चिक लगन हो गया। लगन का स्वामी 8 नंबर है तो मंगल होगा, उच्च का होके तीसरे भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा 4 नंबर की गिनती पर है तो कर्क राशि हो गई। राशि का स्वामी खुद चंद्रमा है, चंद्रमा अपने घर में बैठा हुआ है। सबसे पहले इस कुंडली में ग्रहों की स्थिति का जजमेंट कर लेते हैं। लगन जो है 18 अंश का है, वृश्चिक लगन है, ज्येष्ठा नक्षत्र लगन में है और इस नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। सूर्य कुंडली में धनु राशि में है, 29 अंश का है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, सूर्य अपने ही नक्षत्र में होकर के बैठा हुआ है। चंद्रमा कुंडली में कर्क राशि में 6 अंश का है, पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं। मंगल कुंडली में 1 अंश का है, अस्त हुआ है मंगल, मकर राशि में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य यहाँ पर धनु राशि में है और इनकी डिग्री कितनी है, 29। और मंगल अगली राशि में बैठा हुआ है सिर्फ 1 अंश पर। 29 के बाद सूर्य कहाँ आ जाएंगे, धनु से आ जाएंगे मकर में। और यहाँ पर सूर्य से अस्त हुए हैं मंगल, क्योंकि अगर सूर्य 29 डिग्री के हैं तो अगला 30 और फिर 1, मंगल 1 अंश पर है, तो मंगल यहाँ पर पूर्ण अस्त हो रहे हैं। अब मंगल इस कुंडली के सबसे मुख्य ग्रह हैं, लग्नेश हैं, उच्च के भी हैं, बलवान हैं, लेकिन अस्त हुए हैं। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। बुध कुंडली में 13 अंश का है, धनु राशि में है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है। बुध कुंडली में अस्त नहीं है, सूर्य से काफी पीछे है। गुरु 11 अंश का है, वक्री है, उच्च राशि कर्क में है, पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में। यानी गुरु और चंद्रमा दोनों एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शनि महाराज के नक्षत्र में बैठे हैं। शुक्र 12 अंश का है, वृश्चिक राशि में है, यानी लगन में ही है, मंगल की राशि में, अनुराधा नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में। कुंडली में शनि के नक्षत्र का ज्यादा प्रभुत्व है, क्योंकि एक तो शुक्र भी शनि के नक्षत्र में है, गुरु भी है, चंद्रमा भी है, तो 3 ग्रह यहाँ पर शनि के नक्षत्र में है। और शुक्र का भी प्रभुत्व है, क्योंकि बुध जो है शुक्र के नक्षत्र में है, शनि शुक्र के नक्षत्र में है, राहु शुक्र के नक्षत्र में है। तो शनि और शुक्र के नक्षत्र नक्षत्र का ज्यादा प्रभुत्व आ गया है। अब इस नक्षत्र के प्रभुत्व का असर क्या होगा, दोनों अच्छी जगह पर बैठे हैं, शनि भी दशम में है, शुक्र भी लगन में है, तो भाव वाइज अच्छे हैं, इसलिए नक्षत्र का कोई बहुत विशेष बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, अच्छा ही पड़ता है। शनि महाराज 20 अंश के सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है। अब यहाँ पर शुक्र और शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो गया है, शुक्र शनि के नक्षत्र में है, शनि शुक्र के नक्षत्र में है, तो 2 ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन भी आमतौर पे अच्छा ही होता है। राहु 25 अंश के हैं, सिंह राशि में है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में। केतु 25 अंश के कुंभ राशि पूर्वा भाद्रपद में है, गुरु के नक्षत्र में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर ग्रहों के विष्णुमांस आदि को देखें तो लगन विष्णुमांस में नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्रमा भी विष्णुमांस में नहीं है, मंगल भी नहीं है, बुध धनु राशि में 13 अंश का है, विष्णुमांस में नहीं है। कर्क में गुरु 11 अंश पर है, यह भी विष्णुमांस में नहीं है। वृश्चिक में शुक्र 12 अंश का है, वृश्चिक में 12 अंश पर नहीं होता है। शनि जो है सिंह में 20 अंश के होके बैठे हैं, विष्णुमांस में नहीं है। राहु 25 पे सिंह में विष्णुमांस में नहीं है। केतु कुंभ में 25 अंश का होके बैठा हुआ है, यह भी विष्णुमांस में नहीं है, कोई भी ग्रह विष्णुमांस में नहीं है। अब इसी के साथ यहीं पर पुष्कर नवमांस भी चेक कर लेते हैं। पुष्कर नवमांस में कौन से ग्रह हो सकते हैं, जो नवमांस कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में हो। सूर्य शुभ ग्रह की राशि में है, सूर्य हो सकता है कि नहीं अभी चेक करेंगे।
सूर्य हो सकता है पुष्कर नवमांश में, चंद्रमा कन्या राशि में है, चंद्रमा हो सकता है, और यहाँ तुला राशि में बैठे हुए ग्रह हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सूर्य को चेक करेंगे। नवमांश कुंडली में ग्रह शुभ ग्रह की राशि में हो, पहली शर्त यह है। फिर दूसरी शर्त यह है कि ये सूर्य जो है 29 अंश का धनु राशि में है। तो धनु राशि में अगर कोई ग्रह 29 अंश पे हो तो पुष्कर नवमांश में आ जाएगा। तो सूर्य इस कुंडली में पुष्कर नवमांश में है। मंगल होगा नहीं क्योंकि ये क्रूर ग्रह में है। केतु हो सकता है क्योंकि यह भी शुभ ग्रह की राशि में है, नौमांश में। लगन में या कुंभ राशि में बैठा है तो कुंभ राशि में केतु 25 अंश का है। कुंभ राशि में 23 अंश 20 मिनट से 26:40 के बीच में होता है, तो केतु भी पुष्कर नवमांश में है। अब अगले ग्रह पर चले, अगर हम ले ले चंद्रमा को। चंद्रमा कन्या राशि में नवमांश में है, लगन में 6 अंश पर कर्क राशि में है। कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है। इसमें 0 से लेकर के 6:20 तक, 3:20 तक होता है। और फिर 6:47 पर है यहाँ पर चंद्रमा, 6:47 पर है। तो 6:40 से ही शुरू हो जाता है, तो चंद्रमा भी पुष्कर नवमांश में है। सूर्य पुष्कर नवमांश में हमें मिल गया है, केतु मिल गया है, चंद्रमा भी मिल गया है। आ जाते हैं इन तीन ग्रहों पर। सबसे पहले हम गुरु को ले लेते हैं। गुरु कर्क राशि में 11 अंश पर होकर के बैठा हुआ है। कर्क राशि में 11 अंश पर पुष्कर नवमांश नहीं होता, यानी गुरु नहीं है। वृश्चिक राशि में 12 अंश का शुक्र बैठा हुआ है, तो वृश्चिक राशि में 12 अंश पर नहीं होता है, शुक्र नहीं है। बचा शनि। शनि की डिग्री 20 है। सिंह राशि में शनि महाराज बैठे हुए हैं और 20 अंश पर है। सिंह राशि में 20 अंश पर, 20 अंश से 23 अंश 20 मिनट तक होता है, तो शनि भी पुष्कर नवमांश में है। तो इस प्रकार से हमें सूर्य मिल गया है, चंद्रमा मिल गया है, केतु और शनि पुष्कर नवमांश में मिल रहे हैं। पुष्कर नवमांश में होना व्यक्ति को सृजन शक्ति देता है। व्यक्ति एक बार अगर असफल भी हो जाए, चीजों को अपने जीवन से खो दे, तो पुनः वापस उन चीजों को प्राप्त कर लेता। पुष्कर नवमांश में ज्यादा ग्रहों का होना कि व्यक्ति के अंदर सृजन शक्ति है। कुंडली के विश्लेषण पर आ जाते हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली है, लग्नेश तृतीय भाव में है। तृतीय भाव उपचय भाव होता है। इस भाव में क्रूर ग्रह का होना व्यक्ति को दिलेर बनाता है। ये ऐसा होता है ना कि व्यक्ति एक बार असफल हो गया, परेशान हो गया, जीवन में मुसीबतें आ गई, तो क्या व्यक्ति दोबारा हिम्मत करेगा खड़े होने के लिए? क्या व्यक्ति प्रयास करता रहेगा? क्या व्यक्ति चुनौतियों से घबरा जाएगा? ये सब तीसरा भाव बताता है। और जब तीसरे भाव में क्रूर ग्रह होता है तो व्यक्ति अपने संघर्ष से ही सफलता की कहानी को लिखता है। समस्याएं उसके जीवन में इतनी बड़ी मानसिक रूप से असर नहीं डालती हैं कि वह व्यक्ति हार मान ले। तो मंगल यहाँ पर काफी अच्छा, वो भी लग्नेश होके गया है, जीवन भर मेहनत कराएगा। क्योंकि लग्नेश जातक खुद है और तीसरा भाव श्रम का है, परिश्रम का है। तो यह जातक जीवन भर श्रम परिश्रम करेगा। मंगल उच्च का है, उच्च कोटि का करेगा। चूंकि ये अस्त हुआ है, तो ये थोड़ा सा परिश्रम को कुंद कर रहा है और लगातार परिश्रम से रोक देता है। जब अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो व्यक्ति थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है। तो मंगल चूंकि लग्नेश है, तृतीय भाव में है, उच्च राशि में है, मंगल के लिए इनको मूंगा पहन लेना चाहिए। मूंगा पहनने से इनके श्रम की शक्ति और बढ़ जाएगी। चूंकि इधर से दो शुभ ग्रह गुरु और चंद्रमा भी मंगल को देख रहे हैं, तो ये भी बल देंगे। तो मंगल के लिए मूंगा 6 से 8 कैरेट का अनामिका उंगली में इनको पहनना है। इससे मंगल बलवान हो जाएगा, जिससे इनके प्रयासों को और धार मिलेगी और प्रयास के परिणाम भी सफल होने लगेंगे। तृतीय भाव में क्रूर ग्रह का होना थोड़ा देर से, लेकिन प्रयासों का मजबूत परिणाम देता। अस्त है, इसीलिए जो है ये परिणाम धूमिल हो जा रहे हैं, तो मूंगा पहन लेना चाहिए। तृतीय भाव में मंगल है, उच्च का है। मंगल प्रॉपर्टी आदि का भी कारक होता है, तो ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदते हैं, तो प्रॉपर्टी वगैरह में भी ये मंगल मदद करेगा। मंगल छठे भाव का भी स्वामी हो गया है। छठा भाव भी उपचय होता है। 3, 6, 10 और 11 भाव उपचय है। उपचय का स्वामी उपचय में गया हुआ है, ये भी अच्छी कंडीशन है। यानी छठे का स्वामी होकर के तीसरे में जाना, ये भी अच्छा रिजल्ट मंगल को बना रहा। बस वही मंगल कमजोर हो गया अस्त होकर के। भले ही ग्रह उच्च का हो, लेकिन अस्त हो गया तो उसकी पावर जो होती है, उसकी जो ऑरा है, तेज है, वह खत्म हो गया। कोई भी व्यक्ति दुबला पतला क्यों ना हो, लेकिन तेजस्वी हो,
कोई व्यक्ति मोटा हिष्ट पुष्ट हो लेकिन वह तेजस्वी ना हो, उसके अंदर तेज ना हो, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता घट जाए, तो उच्च का होना भी बेकार जाता है। तो इसीलिए मंगल का तेज बढ़ाना है मुगा पहन करके। द्वितीय भाव में बुध और सूर्य की युति है, बुधादित्य योग बन जाएगा। अब ये बुधादित्य योग अच्छा बन रहा है क्योंकि बुध हस्त नहीं है। बुधादित्य योग व्यक्ति को विवेक देता है, ज्ञान देता है। बुध बुद्धि है, सूर्य अनुशासन है। तो ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि अनुशासन में रहती है। व्यक्ति अपनी सफलता पर इतराता नहीं है और असफलता पर बहुत निराश नहीं होता है। क्या काम करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इन सब में विवेक और बुद्धि पर नियंत्रण रखता है। अब यहाँ पर अगर हम बुध की बात करें तो बुध लाभेश है और सूर्य कर्मेश है। दोनों जाकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं धन भाव में। तो धन का स्रोत चूंकि दूसरा भाव आभूषणों का होता है, तो आभूषण से हो रहा है धन की आमदनी, और बुध आर्टिफिशियल है। तो आप आर्टिफिशियल ये ज्वेलरी में काम भी करते हैं, ज्वेलरी और जवाहरात के क्षेत्र में ये काम करते हैं, पैसा भी इससे बहुत कमाए हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि कर्जा भी हो जाता है। तो बुध को भी शामिल कर लीजिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर भी काम करना शुरू करिए। और सूर्य वैसे भी सोने का कारक है, धन भाव में बैठा हुआ कर्मेश भी है। तो सोने चांदी से जुड़ा हुआ कैरियर आपको जारी रखना है। सोना चांदी या किसी भी प्रकार का जो प्रीशियस मेटल है, बहुमूल्य धातु है, उन पे आप काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर भी काम आपको करना चाहिए। तो मिला करके कुल ये दोनों योग अच्छे हैं। अब यहाँ पर बुध अष्टम का भी स्वामी है और बुध एकादश का भी स्वामी है। लेकिन मूल त्रिकोण राशि बुध की एकादश में है, तो लाभेश ही मान करके कंसीडर करेंगे इसको। और जब भी लाभेश धन भाव में जाता है तो ये धनी बनाता है। तो योग तो अच्छा है। अब यहाँ पर अगर हम अगले ग्रह पर चलें, केतु पर चलते हैं। धनी योग है, भाव का स्वामी भी उच्च का हो गया है, गुरु गज केसरी योग में भी है। तो अभी आगे आपके धन की स्थिति बहुत सुधरने वाली है और करोड़ों के कारोबार और करोड़ों की कमाई का योग आपका पुनः आ जाएगा। जो एक बार आप पीक पर चल रहे थे और करोड़पति लोग आपको मान के चलते थे, वैसा पीक समय आपका दोबारा आएगा। चौथे भाव में केतु बैठा हुआ है, कई बार स्थान परिवर्तन करा देता, मकान में परिवर्तन करा देता है। इस मकान में रह रहे हैं, पता चला थोड़े समय बाद उस मकान को किसी कारणवश छोड़ना पड़ा, दूसरे मकान में गए, तीसरे में गए, ऐसा कुछ ये करा सकता है। और यहाँ पर जो केतु बैठा हुआ है, ये थोड़ा भूमि भवन वाहन के लिए भी गड़बड़ होता है। भूमि का सुख थोड़ा सा छीनना चाहता है, गाड़ी वगैरह का भी सुख ये छीनना चाहता है। और इसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई। तो एक नियम है कि अगर सिर्फ केतु रहा होता तो उतना कुछ गड़बड़ नहीं था। सामने से शनि भी देख रहा है, राहु की दृष्टि केतु पर, केतु की दृष्टि राहु पर नहीं काउंट होती है। लेकिन अगर कोई अगला ग्रह बैठा है तो काउंट होता है। केतु जहां पर बैठा है, अगर उसके ऊपर शनि की दृष्टि आ गई तो उस भाव की सर्जरी करा देता है। उस भाव की सर्जरी मतलब, अब चौथा भाव भूमि का है, तो भूमि की सर्जरी, भवन की सर्जरी, वाहन की सर्जरी, यानी उन सारे चीजों में दुख कष्ट कांटे उगाता रहता। और इन्होंने बताया था कि जमीन का सौदा इनका कई बार कैंसिल हो गया, कार लेने की इच्छा थी, कार नहीं ले पाए, सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी। और यहाँ पर जो है इन्होंने कई इनके मकान वगैरह थे तो उसमें भी प्रॉब्लम आ गई, उनको भी इन्हें जो है अपने बिजनेस को सेट करने के लिए जो है इधर उधर करना पड़ गया। तो ये केतु पर शनि की दृष्टि परेशानी दे रही है। चूंकि वृश्चिक लगन है ना, तो लगन के लिए शनि मित्र नहीं है, राशि भी कर्क है, तो इसके लिए भी शनि मित्र नहीं है। तो केतु पर शनि की दृष्टि बुरा प्रभाव डाल रही है। ज्यादा बुरा प्रभाव इसलिए भी डालेगी क्योंकि शनि जो है राहु के इन्फ्लुएंस में है। शनि 20 अंश का है, राहु 25 अंश का है, ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों के नक्षत्र एक है। तो ये विष दोष का परिणाम, जो ये श्रापित दोष जो है शनि राहु का, इसमें शनि दूषित हो जा रहा है। यानी तीसरे और चौथे भाव का स्वामी शनि दूषित हो रहा है। और शनि यहाँ वापस केतु पर देख करके चौथे भाव को पुनः दूषित कर रहा है। तो केतु शनि राहु के लिए रेमेडी वगैरह करने से इनको लाभ मिलेगा। केतु के लिए जपदान और शनि राहु के लिए जपदान इनको करना चाहिए, ताकि इनका चौथा भाव जो ऐश्वर्य का है, सुख का है, समृद्धि का है, ये सब एक्टिव हो सके फिर से। क्योंकि लीकेज है, केतु जहां बैठता है उस भाव में लीकेज करता है। केतु केतु जो है वो किस चीज का ग्रह है, चीड़ फाड़ का, वहां पर दर्द देने का, तकलीफ देने का,
तो जब चीड़ फाड़ जहां होगी वहां पर लीकेज हो जाएगी ना, छेद हो जाएगा ना, तो केतु बैठ के लीकेज कर रहा है। चौथे भाव की सुख समृद्धि, बाल्टी भरी नहीं पाएगी, उसके पहले पानी ये डाउन करता रहेगा, निकालता रहेगा। तो जब शनि की दृष्टि पड़ जाती है तब ऐसा विशेष रूप से हो जाता है। पंचम भाव तो यहाँ पर गुरु स्वामी है पंचम भाव का, और गुरु उच्च का हो गया है, वक्री हो गया है, और गुरु की दृष्टि भी आ रही है यहाँ पर। तो संतान का सुख तो इस कुंडली में दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी संतान में थोड़ी सी दिक्कत है। इनका जो बड़ा लड़का है वो भोला है, सब लोग उसे थोड़ा बेवकूफ बना देते हैं। छोटा लड़का समझदार है पर वह बोल और सुन नहीं सकता है। तो संतान में इनके प्रॉब्लम आई है। अब संतान देखने के लिए लगन के साथ साथ हमें सप्तमांश भी देखना पड़ेगा। तो सप्तमांश कुंडली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लगन का स्वामी सप्तमांश में बुध बनता है, नीच का हो गया। ये अगर किसी भी वर्ग कुंडली का लग्नेश नीच का हो जाए, लगन में नीच का ग्रह हो जाए, तो उस वर्ग कुंडली का सुख बिगड़ जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर हुआ भी है, लग्नेश नीच का हो गया है, नीच का हुआ है। अब यहाँ पर लो आपके दिमाग में आएगा कि गुरु साथ में तो नीच भंग, तो नीच भंग हुआ तभी तो संतान हो गई। यहाँ पर भी गुरु इस भाव को देख रहा था, भाव का स्वामी उच्च का था, तो संतान तो हो गया। लेकिन अब सप्तमांश का लग्नेश जब नीच का हुआ है तो उस भाव से सुख में कमी आ जाएगी। तो संतान से सुख में कमी आ गई। इनका एक बड़ा लड़का थोड़ा वो अभी मानसिक रूप से उतना समझदार और चालाक नहीं हो पा रहा है। छोटा लड़का देख तो सकता है लेकिन बोल सुन नहीं सकता, इसमें बुद्ध की भूमिका आ गई है। और साथ ही साथ अगर अब आप यहाँ पर देखेंगे, संतान भाव का स्वामी गुरु है तो वो यहाँ पर तो ठीक स्थिति में बैठा हुआ है। लेकिन पुनः अगर आप देखेंगे लग्नेश जो मंगल है वो यहाँ पर वो भी नीच का होकर के बैठ गया है। और ये शनि जो है पंचम भाव का स्वामी है, शनि तो ठीक स्थिति में है, वक्री अवस्था में जाना बहुत ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या, लगन कुंडली से पंचम भाव का स्वामी वक्री हो गया, और सप्तमांश कुंडली से भी पंचम भाव का स्वामी शनि वक्री हो गया। पंचम से संतान देखा जाता है ना, तो ये भी थोड़ा असर डाल रहा है। हालांकि अब यहाँ से संतान तो आपकी जीवित रहेंगी, अपने हिसाब से पढ़ाई लिखाई भी करेंगी, लेकिन ये चूंकि लग्नेश बुध नीच का हुआ है तो ये समस्या आपको झेलना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है विषम राशि है, इनकी दो संतान है, इन्होंने जिक्र किया है। तो यहाँ पर कन्या राशि है, कन्या राशि सम है कि विषम है, सम राशि है। सम होने पर अगर यहाँ पर सम राशि है तो पहली संतान यहाँ से देखेंगे, तो पहली संतान का स्वामी कौन सा है, शुक्र है। और दूसरी संतान कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ का स्वामी गुरु बैठा है, लेकिन यहीं पर बुध नीच का है। तो पहली संतान के भाव में कोई ग्रह नीच का नहीं, भाव का स्वामी भी ठीक है। तो थोड़ा चल पहला ठीक हो गया, समझदार हो गया, लेकिन नीच के मंगल के साथ है। और यहाँ से अगर हम पहली संतान का जो स्वामी शुक्र है, यहाँ से चंद्रमा को काउंट करें तो अष्टम में है। तो पहली जो संतान है उसके लिए मंगल का दान वगैरह करेंगे, और ये खुद मंगल के लिए मुगा पहनेंगे, तो पहली संतान की समझदारी में मदद मिल जाएगी। दूसरी संतान के लिए कुछ नहीं कर सकते, जैसा है ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर उसको फिजिकली हम बहुत सही नहीं कर पाएंगे। चूंकि बुध नीच का हो गया, वाणी का कारक भी होता है, तो संतान रहेगी लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहेगी। अब इन्होंने यह भी कहा है कि इनकी थोड़ी बहुत तंत्र मंत्र आदि में रुचि रहती है, और कुछ इनको सिद्धियां भी हैं, और बड़ी सिद्धि चाहते हैं। अपनी सिद्धियों के माध्यम से लोगों की बीमारियों आदि में कुछ मदद करते हैं, ठीक कर लेते हैं। बड़ी सिद्धि के बारे में ये जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अष्टम भाव होता है ये गुप्त विद्याओं का होता है, यहाँ का स्वामी बुध है। और गजकेसरी योग वैसे भी बन जाए अगर नवम भाव में तो व्यक्ति को अच्छी सिद्धियां मिल जाती हैं। तो यहाँ पर गजकेसरी योग का बनना, और अष्टम भाव का स्वामी जो है द्वितीय भाव में गया हुआ है, तो ये मंत्रों के माध्यम से लोगों की जो है हीलिंग और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पंचम भाव मंत्रों का है, गुरु यहाँ से आकर के पंचम में बैठा है, तो आगे अभी संभावना है आपको कुछ अच्छी और उच्च स्तर की शक्तियां और सिद्धियां मिल सके, मंत्र में और सफलता मिल सके, ये संभावना पूर्ण रूप से है। क्योंकि जब भी चंद्रमा नवम भाव में होता है ये अलग से सूत्र है, चंद्रमा नवम भाव में हो तो ये सिद्धियों का दाता होता है। गुरु साथ में आ गया तो और भी अच्छा हो गया है। अब गुरु की अंतर्दशा आएगी दोबारा जब लौट करके यहाँ पर अप्रैल 2027 में, उसके बाद इस चीज में और आपकी वृद्धि होने वाली है। इनकी चांदी की ढलाई की फैक्ट्री थी, नोटबंदी में काम रुक गया और वो सबसे अच्छा काम था इनके लिए।
जब से वो रुका तब से इनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। आप सोने चांदी का ही काम करिए, वही आपके लिए सबसे बेहतर है। इन्होंने पूछा है सबसे बेहतर काम कौन सा है, तो सोने चांदी का ही काम इनके लिए सबसे बेहतर है। आभूषण का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, यही सब काम बढ़िया है। ऐसा कुछ काम, चूंकि ये कर्म भाव है, कर्म भाव का स्वामी द्वितीय में गया है, द्वितीय वाणी का है, तो बोलने आदि से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, सोना चांदी का काम कर सकते हैं, ये सारे काम इनके लिए ठीक है। चूंकि शुक्र भी कुंडली में लगन में ही बैठा हुआ है, तो ये ज्वेलरी और सजावट के काम में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम इनके नवमांश कुंडली को देख के जज करें थोड़ा, तो नवमांश कुंडली में भी शुक्र प्रबल हो जाता है, प्रमुख ग्रह हो जाता है। नवमांश में भी शुक्र की राशि में ज्यादा ग्रह, शनि उच्च का है, शुक्र खुद यहाँ पर बैठा हुआ है, तो शुक्र से संबंधित काम आपके लिए ठीक है। दूसरा, शनि और राहु दशम भाव में बैठे हुए, तो मोरंग, बालू, सरिया, सीमेंट यानी बिल्डिंग मटेरियल वाले प्रोडक्ट भी आपको सूट करेंगे, उनमें भी आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है कि देखिए, शुक्र की चल रही है आपकी महादशा, और शुक्र महाराज किसके नक्षत्र में है? शनि के, और शनि से आपके दोस्त बना के बैठे हुए हैं। तो कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा, अगर वह नक्षत्र स्वामी कोई राजयोग बनाए, तो उस दशा में राजयोग मिलता है। ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठा है, अगर वह ग्रह किसी दोष में फंसा है, तो उसकी दशा में दोष मिलेगा। तो शुक्र अपने स्तर पे नहीं उतना खराब है, बल्कि शनि के नक्षत्र में और शनि राहु के साथ दूषित है, इसलिए खराब हुआ है। नक्षत्र परिवर्तन है दोनों का, इसलिए काम चल रहा है, बहुत दिक्कत नहीं आ रही है। तो शापित दोष की शांति से शुक्र की महादशा में भी लाभ आपको मिलेगा। शुक्र में गुरु आएगा तो बेहतर अनुभव आपको आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दोनों ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में है। शुक्र से गुरु केंद्र में, नवम में है, और गुरु से शुक्र पंचम में है, तो त्रिकोणीय संबंध है। तो यहीं से अप्रैल 27 के बाद से काम काफी ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरु भाग्य भाव में हो चुका है, और भाग्य का जो अधिपति चंद्रमा है वो भी इसी के साथ है, और चंद्रमा में पक्ष बल एकदम से खत्म भी नहीं हुआ है, चंद्रमा पूर्ण अस्त नहीं हुआ है। तो शुक्र में गुरु से काम बनना आपके लिए शुरू हो जाएंगे। और रही बात कर्ज वगैरह होती रहती है, तो ये सब के लिए आपको थोड़ा यही, कोई जरूरी नहीं है कि धन भाव से ही आपको हमेशा कर्ज बने। कुंडली का एक अच्छा योग सब कुछ अच्छा कर सकता है, एक खराब योग सब कुछ खराब कर सकता है। तो कर्ज वाली जो एक समस्या है, तो बुध अष्टम का भी स्वामी होके गया है, तो थोड़ा प्रभाव इसका है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा प्रभाव किस चीज का है? यहाँ पर गुरु जो बैठा है शनि के नक्षत्र में है। शनि का जो मैं शुरू में बोला था ना कि कई सारे ग्रह शनि के नक्षत्र में और कुछ शुक्र के नक्षत्र में 3 ग्रह आने के नाते आपके लिए ज्वेलरी का काम ठीक है, श्रृंगार मेकअप का भी काम आप कर सकते हैं। लेकिन वहीं ऑन दी अदर साइड कई ग्रह शनि के भी नक्षत्र में, और शनि दूषित हो गया, शापित दोष में, शत्रु राशि में है, और राहु के साथ में ये दूषित हो गया। शनि भी काला है, राहु भी काले रंग को व्यक्त करता है, दो दो काले मिल करके उस भाव में को अंधेरे से भर देते हैं। इसको शापित दोष क्यों बोला जाता है? इसीलिए क्योंकि शनि काला है, अंधकार है, सूर्य और चंद्रमा प्रकाश है, शनि अंधकार है, राहु भी वही अंधकार है। तो दो दो अंधकार कारक ग्रह जहां बैठते हैं उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। वो तो अच्छा है कि पीछे चंद्रमा है तो थोड़ा प्रकाश यहाँ तक पहुंचा रहा है। अगर सूर्य से आगे यही दोष बने, आपके लिए सीखने का विषय है ये। अगर शनि और राहु की युति है, और सूर्य यहाँ कहीं होता, सूर्य, तो सूर्य का लाइट ज्यादा इस भाव पे पहुंचता, क्योंकि सूर्य से अब ये लोग पीछे बढ़ चुके हैं, तो इसलिए इस भाव पे सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पा रही है कर्म भाव पर। तो शनि राहु के शापित दोष की शांति, केतु के मंत्र जाप हवन, और मंगल के लिए मूगा पहनना है, और चंद्रमा के लिए मोती पहन लेना। गुरु के लिए पहनने की जब जरूरत नहीं है, वक्री है, ऑलरेडी बलवान है, पहनेंगे तो नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन चंद्रमा के लिए जरूरी है, और मंगल के लिए मूगा, ये तो जरूरी है। अभी शुक्र की महादशा चलेगी आपकी फरवरी 2037 तक, यानी अभी शुक्र लंबा चलने वाला है। शुक्र के लिए क्या करिए, 6 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए गले में। शुक्र जो है द्वादश भाव का भी स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि इसकी द्वादश भाव में ही है, और छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी की दशा में कर्ज होता है, व्यय अधिक होने लगते हैं, व्यय भाव है ना, तो ये शुक्र व्यय भाव का स्वामी है, तो इसके नाते कर्जा भी हो रहा है, क्योंकि जब खर्चे अधिक हो जाएंगे, आमदनी कम, तो हो जाएगा कर्ज। तो शुक्र के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। शुक्र के लिए शुक्रवार को चावल का दान करिए, 2-3 किलो चावल,
महीने में एक बार या 5 किलो 10 किलो जितना आपकी क्षमता हो, महीने में एक बार शुक्रवार को दान करिए। अभी देखिए खर्चे रुक जाएंगे, लीकेज जो है थोड़ा सा मनी लीकेज कम हो जाएगा, आमदनी भी बढ़ जाएगी, पैसे भी आने लग जाएंगे। तो ये आपके लिए जरूरी है। अभी देखिए, जब से आप पैदा हुए हैं, लगभग जब से समझदार हुए तभी से देख लीजिए, सबसे पहले आपको शनि की महादशा मिली जो आपके लगन के लिए कारक नहीं है। फिर बुध की दशा मिली, बुध भी आपके लगन के लिए कारक नहीं है, यानी कारक ग्रह में नहीं है। केतु आपने भोगा, वो भी कारक ग्रह नहीं था। अभी शुक्र का भोग आप कर रहे हैं, शुक्र भी कारक नहीं है। एक भी कारक ग्रह की दशा भी आपके जीवन में आई ही नहीं है। अगर कारक ग्रह की दशा एक बार जीवन में आ जाती है, भले वह कारक ग्रह राजयोग वगैरह ना बना रहा हो, तो भी वह कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा प्लॉट तैयार कर देता है। तो हुआ क्या है कि अभी कारक ग्रह, यानी कारक ग्रह का मूल मतलब यह है कि लगन में जो राशि है उसके मित्र की दशा आ जाए। तो सूर्य आएगा फरवरी 37 से, अभी काफी लंबा समय है। सूर्य लग इस भाव का मित्र है, लगन का मित्र है, द्वितीय भाव में बैठा है, कर्मेश भी है। तो जो इस कुंडली का बल है, अच्छे योग भी है, गजकेसरी योग हो गया है, लग्नेश जो है उच्च का हो गया, लगन में शुभ ग्रह बैठा है, तो लगन पर्वत योग भी बन गया है, बुधादित्य योग भी है। ये सारे अच्छे योगों का प्रभाव आपको मिलेगा, लेकिन अभी काफी इसमें लंबा समय है। लेकिन उपाय कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि जो ग्रह अच्छे होते हैं उनका अच्छा फल सिर्फ दशा में मिलता है, क्योंकि हम ग्रहों को लेकर के जन्म के समय से ही पैदा होते हैं। तो शनि राहु केतु के उपाय के बाद में बहुत कुछ आपको रिलीफ मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें अपने आप सही कंडीशन में आ जाएंगी। अब हम थोड़ा सा जजमेंट कर लेते हैं कि ये जो आपका बन रहा है शनि राहु का शापित दोष, ये परेशान तो कर रहा है आपको, लेकिन इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये ऊपरी स्तर पर है कि भीतर से भी असर कर रहा है। तो इसके लिए D3 देशकाल कुंडली में देखिए शनि और राहु एक साथ है, यानी अगर कोई दोष लगन कुंडली के अलावा 2-3 वर्ग कुंडलियों में भी रिपीट होता है तो वह दोष ज्यादा परेशानी करता है। और वैसे भी अगर हम चलित कुंडली देख लें, अब आपके सामने चलित कुंडली है, ये आपकी चलित कुंडली है। चलित कुंडली में क्या हुआ है कि मंगल जो यहाँ था वो पीछे तो चला गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दोष बना हुआ है शनि राहु का ये नहीं बदला। अगर कोई योग या दोष, जैसे गजकेसरी भी नहीं बदला है, गजकेसरी अच्छा है, तो गजकेसरी का अच्छा परिणाम आपके जीवन में हमेशा रहेगा, वैसे ही शापित दोष का परिणाम भी हमेशा रहेगा। क्योंकि अगर लगन में होता और चलित में हट जाता तो बीच बीच में ये दुष्प्रभाव आपका पीछा छोड़ता रहता। तो है ये आपकी कुंडली में शापित दोष असर कर रहा है, जिसकी शांति वगैरह करवाएंगे तो धीरे धीरे असर मिल जाएगा। देशकाल कुंडली में भी शापित दोष बना, चतुर्थांश कुंडली अगर देखेंगे तो चतुर्थांश कुंडली में शनि और राहु अलग अलग भाव में हो गए हैं, यानी चतुर्थांश में भंग हो गया है। सप्तमांश देखेंगे, अब सप्तमांश में भी नहीं है शनि राहु एक साथ। इसके अलावा आगे अगर नवमांश में देखेंगे तो नवमांश में भी शनि राहु एक साथ नहीं है, यानी वर्ग कुंडलियों में नहीं रिपीट है। लेकिन वो चलित कुंडली में जो बन गया, चलित कुंडली में भंग नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी गलती रही। अब यहाँ पर जो है शनि यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, यहाँ पर भी भंग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी लग्नेश जो है शनि है, द्वितीय भाव में गया है। दसम दसमांश जो है उसका लगन हमारे कैरियर में, हमारे कामकाज में मन की स्थिति को दर्शाता है। तो जब लग्नेश ही स्वाग रही है तो कामकाज में मन और उसमें इफर्ट लगाने में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है आपके। यहाँ भी केतु थोड़ा गड़बड़ है, दसम भाव में बैठा हुआ, बार बार काम परिवर्तन कराए, काम में अस्थिरता करता। केतु के लिए भी आपको रुद्राक्ष पहनना है। शुक्र शनि राहु केतु इन 4 ग्रहों का रुद्राक्ष पहनना है। मंगल के लिए मूंगा और चंद्रमा के लिए मोती पहनना है। और जो है केतु के मंत्र जाप, राहु और शनि के मंत्र जाप, मतलब पूरी शांति, केतु का जपदान और शनि राहु का जपदान, ये दोनों अनुष्ठान कराने के बाद चीजें काफी सुधर जाएंगी। अभी का अगर हम गोचर देखें तो आपकी कर्क राशि बनती है, और शनि का गोचर इस समय आपकी कर्क राशि से चल रहा है, यहाँ पर यानी नवम भाव में चल रहा है। शनि का गोचर तो ठीक है, लगन से भी ठीक है, राशि से भी ठीक है। गुरु का गोचर देखें तो गुरु का गोचर भी ठीक हो गया है। गुरु फिर जनवरी से जून तक 12 में रहेंगे, तो जून तक जो है थोड़ा, जनवरी से जून तक खर्चे पर नियंत्रण रखिए।
अगर कुछ करना भी है तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट वगैरह करिएगा, खर्चे फिर बढ़े रहेंगे जनवरी से जून तक। फिर उसके बाद बृहस्पति का गोचर यहीं आपके अच्छे भावों में चलेगा, यानी जून के बाद गोचर से समय भी अच्छा आ जाएगा। राहु केतु की बात करें तो अभी राहु केतु का भी गोचर इन्हीं राशियों में चल रहा है, तो राहु केतु का गोचर थोड़ा सा खराब चल रहा है। राहु चौथे में है और केतु यहाँ पर है, तो इससे क्या हुआ, राहु अष्टम भाव में आ गया है। तो ये आपके हर कार्यों में रुकावट विघ्न बाधा डालेगा। ये तो हटेगा 2026 के लास्ट में, 26 के लास्ट में हटेगा, तो उसके बाद ये रुकावट और विघ्न बाधाएं खत्म करेगा। कुल मिलाकर के अभी क्या करना है आपको कि ये सापित दोष भी बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए जब केतु आ गया, राहु आ गया है आपकी राशि से अष्टम में, तो बाधाएं थोड़ी सी और अधिक बढ़ गई हैं। अभी आपकी सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली देखते हैं। यहाँ पर चूंकि लगन कुंडली से धन ठीक आ रहा है, तो प्रिडिक्शन वही चलेगी। लगन कुंडली में लगन में 28 पॉइंट है, ठीक है। आयु स्वास्थ्य औसत है। सुख साधन सुविधा आपके घर में है, क्योंकि यहाँ पर 30 पॉइंट है। 22 पॉइंट है। संतान देखिए बिगड़ गया है। संतान अष्टक वर्ग में अगर एवरेज पॉइंट कितने होते हैं, 28, तो 28 से कम पॉइंट है संतान में, इसीलिए संतान से जुड़ी हुई पीड़ा तकलीफ है। पत्नी आपकी थोड़ा सा आपसे ज्यादा तगड़ी रहेंगी, मतलब वो थोड़ा ज्यादा हावी रहेंगी, डोमिनेंट, मतलब उनका थोड़ा ज्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि लगन में 28 है और सप्तम में 34 है। धन भाव में भी देखिए कम पॉइंट है, व्यय में अधिक है, वो तो अच्छा हुआ। लाभ में अच्छा हो गया, लाभ भाव में अधिक पॉइंट है तो लाभ हो रहा है। धन भाव से ज्यादा पॉइंट व्यय में है तो व्यय भी हो जा रहा है। लाभ तो आ रहा है अच्छा, लेकिन सेविंग कब होता है, सेविंग तब होता है जब धन भाव के पॉइंट व्यय से अधिक होते, तो वो है नहीं। तो ये जो रेमेडी हमने बताया, ये सब मिला करके यही काम करेगा। आपको यहाँ पर ये रेमेडी करनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि आपके घर और गाड़ी का योग इन फ्यूचर कब फिर से बनेगा। लगन कुंडली और दशाओं के माध्यम से इस चीज को हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपके चौथे भाव में केतु बैठा, केतु तो देगा नहीं, केतु बैठता है तो वो लेता है। शनि स्वामी है, शनि की दृष्टि है, तो शनि महाराज देंगे। और जो ग्रह शनि के नक्षत्र में होगा वह भी देगा। शनि के नक्षत्र में एक तो चंद्रमा बैठे हुए हैं, शनि के नक्षत्र में आपके गुरु बैठे हुए हैं, और शनि के नक्षत्र में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। अगली दशा आपकी जो है शुक्र में गुरु की आ रही है। शुक्र वैसे भी लग्जरी का कारक होता है, और शुक्र खुद भी शनि के नक्षत्र में है। और जो गुरु का प्रत्यंतर रहेगा, गुरु खुद भी जो है शनि के नक्षत्र में, और शनि तीसरे चौथे भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर शुक्र में गुरु अप्रैल 27 से दिसंबर 29 के बीच में आप मकान भी ले सकेंगे और आप गाड़ी भी ले सकेंगे। दोनों योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जब शुक्र में बुध आएगा, इस समय में यह समय भी आपका काफी ठीक जाएगा। शुक्र में राहु को थोड़ा सा आप बहुत गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि गोचर में गड़बड़ चल रहा है, तब गड़बड़ है। जब गोचर से हट जाएगा, अभी अष्टम भाव में है, तो शुक्र में राहु भी अच्छा फल आपको यानी दिसंबर लास्ट के बाद देने लगेगा। इधर की दशाएं अच्छी हैं, सूर्य की दशा तो बहुत अच्छी है, अगली जो है चंद्रमा मंगल ये सब भी अच्छी है। अभी भी आपका अच्छा समय निकल जाएगा, आ जाएगा। लीकेज खत्म करिए। जितने रुद्राक्ष हमने बताए हैं, जो जपदान बताए हैं, अगर आप उनको पहन लेते हैं, उपाय करते हैं, तो बहुत हद तक राहत मिलेगी। बहुत क्विक नहीं मिलेगा राहत, क्योंकि शनि और राहु किस राशि में है, सिंह। सिंह कौन सी राशि होती है, स्थिर। और आपका दोष लगन कुंडली और चलित दोनों में बना है, तो ऐसा नहीं है कि बस आपने एक बार उपाय किया और तुरंत काम कर जाएगा। इनका दान भी करना होगा, जप भी करना होगा, रुद्राक्ष भी करना होगा, पहनना होगा, तगड़ा प्रहार होगा, तब जा करके ये स्थिर से जो है अस्थिर हो पाएंगे। तो इतने उपाय इस कुंडली से बनते हैं।